नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा चुनाव में सीएम धामी ने किया रोड शो। बोले, डबल इंजन की सरकार से होगा हरियाणा का विकास। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार का जनक। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी। मीटर को रिचार्ज करवाकर जितना चाहे उतना कर सकेंगे इस्तेमाल। पहले फेज में 15,87,000 उपभोक्ताओं के लगेंगे मीटर। उन्नीस सौ 1968 के विमान हादसे में शहीद सैन्यकर्मी का शव लाया गया चमोली। नारायण सिंह की पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव। भारतीय सेना को 56 साल बाद मिले 4 जवानों के अवशेष। घर स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू। मंदिरों में दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान। और उत्तराखंड में हुई मानसून की विदाई। पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा बरसे मेघा। सबसे ज्यादा बागेश्वर जिले में दर्ज की गई बारिश। हरियाणा में चल रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लभगढ़ में भाजपा प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान सीएम धामी का बल्लभगढ़ की जनता की ओर से भव्य स्वागत किया गया। सीएम धामी को क्रेन के माध्यम से फूलों की माला पहनाई गई। मुख्यमंत्री धामी ने रोड शो के दौरान लोगों द्वारा किए गए स्वागत और उत्साहपूर्ण समर्थन के लिए आभार जताया। उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ साल में कितने रोजगार दिए हैं, इसको लेकर बाकायदा प्रदेश सरकार ने आंकड़े जारी किए। वहीं सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने भी एक पीसी कर बताया कि प्रदेश सरकार लगातार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार दे रही है, लेकिन इस पर कांग्रेस ने सरकार पर और रोजगार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि अधिकारी सिर्फ आंकड़ों की बात कर रहे हैं, धरातल पर कुछ भी ऐसा नहीं है। जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कटाक्ष कर कहा कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं उनको ये भी देखना चाहिए कि कई प्रदेशों में उनकी भी सरकारें हैं और उनकी सरकारें कितना रोजगार दे रही हैं। उत्तराखंड का युवा इस बात को समझता है कि जब से पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार गठित हुई है, आज प्रतिभाएं जो भी रोजगार आ रहे हैं उनको लाभ में प्राप्त हो रहा है। और अगर 4.5 की दर रोजगार बेरोजगारी की कम हुई है तो आंकड़े तथ्यों पर आधारित होते हैं। तथ्यों को नकारने का मैं नहीं कह सकता कोई प्रमाणिक किसी राजनीतिक दल के पास होगा। सरकारें उनकी भी रही हैं, उनके कार्यकाल में क्या स्थिति थी बेरोजगारी की, आज क्या बेरोजगारी स्थिति है, इसको बहुत स्पष्टता कल सरकार के सचिव ने भी स्पष्ट किया। और माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही जब इसकी समीक्षा की थी उसने उन्होंने बता दिया था कि रोजगार देने की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों बहुत आगे है। उत्तराखंड में भी अब विद्युत उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। प्रीपेड मोबाइल की तरह उपभोक्ता ऑनलाइन रिचार्ज करवाकर जितना चाहे उतना बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लेकर सरकार ने संस्थाओं को नियुक्त कर दिया है, जो जल्द ही स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू करने वाली हैं। राज्य में कुल 15,87,000 उपभोक्ताओं के घर पहले फेज में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। विद्युत उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उसी से कदम मिलाकर के भारत में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। पूरे देश में करीब 20 करोड़ उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। स्मार्ट मीटर लगाए जाने से उपभोक्ताओं को नाना प्रकार के फायदे होंगे। यथा बिलिंग में मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। बिलिंग संबंधी शिकायतों की कमी से बेहतर उपभोक्ता की संतुष्टि होगी। उपभोक्ताओं को खपत की डिटेल का विवरण मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा। रियल टाइम में कितना वो बिजली की खपत कर रहे हैं उसकी जानकारी उनको रहेगी। हर माह मीटर रीडिंग कराने से उनको छुटकारा रहेगा। लक्सर की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी सुधा त्रिपाठी की ओर से आज लक्सर विकासखंड कार्यालय सभागार में पोषण माह कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल और ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत और सभी सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशाएं मौजूद रहीं।
कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी सुलेखा सहगल ने पोषण कार्यक्रम और पोषण के महत्व को बताते हुए कहा कि जीवन में पोषण बहुत जरूरी है, क्योंकि सब पोषित होंगे, स्वस्थ होंगे, तभी देश तरक्की करेगा। हम लोग 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हर साल हम मनाते हैं। पोषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब स्वस्थ होंगे, पोषित होंगे, तभी देश तरक्की करेगा। तो यहाँ पे पोषण माह बाल विकास योजना लक्ष्य ने बनाया, बहुत अच्छा इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। इन्होंने सारी आंगनबाड़ियों को प्रोत्साहित किया, बच्चों को प्रोत्साहित किया। बच्चों ने रंगोली, पेंटिंग ये प्रतियोगिता करी, उनको फिर इन्होंने प्राइज देकर उनको प्रोत्साहित किया। आज पोषण कार्यक्रम का समापन किया गया है और इसमें हमने 5 माँ लक्ष्मी किट बांटी है, 5 गोद भराई की है और हमने इसमें जो आर्ट और रंगोली और मेहंदी कंपटीशन किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज दिया है। और शेष हमारी 31 किशोरियाँ आई थी, उनको हमने पोषण किट दी है, जिसमें हाइजीन किट है, सैनिटरी नैपकिन और डिटॉल साबुन वगैरह जो उनकी डेली नीड की चीज़ें हैं वो दी गई हैं। और सबको हमने सर्टिफिकेट्स वगैरह जिन्होंने अच्छा कार्य किया है वो दिया गया है। और वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स ने भी जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उनको भी हम 8 वर्कर्स को हमने पुरस्कृत यहाँ पर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों के पशुओं की गणना हर 5 वर्ष में कर सरकार उनके लिए विकास की योजनाएं बनाती है, तो वहीं वन गुर्जर इन सभी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उन्हें सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता था, लेकिन वन गुर्जरों को भी सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का फायदा मिल सके, इसे ध्यान में रखते हुए आज पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय भारत सरकार से सांख्यिकी निदेशक वीपी सिंह, उप निदेशक मुकेश शर्मा और उत्तराखंड पशुपालन विभाग के उप निदेशक सतीश चंद्र डोईवाला के जौलीग्रांट स्थित वन गुर्जरों के डेरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने वन गुर्जर समुदाय के लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि पूरे भारत में पहली बार अब घुमंतू पशुपालकों की जनगणना का काम भारत सरकार कर रही है। क्या हम लोगों का जो अपील है कि भाई जितने भी हमारे घुमंतू चरवाहे भाई लोग हैं, उनसे अपील है कि हम लोग जो है पशु गणना करने जा रहे हैं, 21वीं पशु गणना। उस पशु गणना में इस बार जो है पैस्टोलिस्ट जो है चरवाहों, उनके लिए भी इसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। तो इनसे अपील है, जब इनका कोई डेटा आएगा उसी के बाद ही सरकार इस पर कोई योजना बना के इन तक उसका फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। तो मेरा मकसद उनसा है कि उनको ये अवेयर करें, उनको थोड़ा जागरूक करें कि आपके लिए भी इस बार सूचना एकत्रित की जाएगी। उस सूचना के एकत्रित करने के बाद ही सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठा पाएगी। इस बार घुमंतू समुदाय, ये वन गुर्जर जो कम्युनिटी है, उनका पृथक से स्पेशल विशेष ध्यान देकर पशु गणना का कार्य किया जाना है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास इस घुमंतू समुदाय का स्पेशल आंकड़ा रहेगा। तो हम इनके लिए अलग से पृथक से स्पेशल जो पॉलिसीज़ हैं, जो इनकी परिस्थितियों को देखते हुए इनके विकास के लिए जो नीति निर्धारण में बहुत वो आंकड़े जो है बहुत हमारी सहायता करेंगे, क्योंकि इनकी परिस्थितियां आम आदमी से, सामान्य आदमी से बिल्कुल भिन्न हैं। इनका रहना सहना और बहुत सारी जो समस्याएं हैं, तो जो आंकड़े जो पृथक से इनके लिए किए जा रहे हैं, उनके अलग से जो विशेष प्रयास हमें पता है कि इनके विकास के लिए हमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है। उत्तराखंड राज्य में जो वन गुर्जर समुदाय है, जो राज्य की पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है, उसकी पशुओं की गणना होने जा रही है। ये पूरे समाज के लिए गर्व की बात है और बहुत ही प्रसन्नता समाज में जाहिर की है। और ये भारत सरकार की और सिविल सोसाइटी, जीवन, जो गुजरात की ऑर्गेनाइजेशंस है जो मालधारियों पे काम करती हैं, उन सबकी एक इनिशिएटिव था। और इस इनिशिएटिव के माध्यम से जो है जो केंद्रीय मंत्री रहे पशुपालन विभाग के रूपाला जी, उनके द्वारा जो है ये सेल बनाया गया था, एक पेस्टोर सेल। उसके बाद जो है जो हर 5 साल के बाद पशु गणना होती है, उसमें स्पेशल जो है घुमंतू पशुपालकों को भी इस बार शामिल किया गया है। उसी के एवज में जो है केंद्र से जो है कुछ अधिकारी यहाँ आए थे, उन्होंने जो है एक अवेयरनेस कार्यक्रम किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वन गुर्जर समाज इसमें जो है भाग लें, और ताकि जो है पशुओं की गणना हो सके। रुड़की के आरोग्यम हॉस्पिटल का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल भारतीय किसान यूनियन तोमर ने आरोग्यम हॉस्पिटल द्वारा कराए जा रहे निर्माण को अवैध बताया और ये कहा कि बिल्डिंग का निर्माण सोलानी नदी में किया जा रहा है, जो पूरे तरीके से अवैध है। इसके चलते आज भारतीय किसान यूनियन तोमर ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें भारतीय किसान यूनियन तोमर ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोग्यम हॉस्पिटल का निर्माण नहीं रोका गया तो भारतीय किसान यूनियन तोमर बड़े पैमाने पर एचआरडीए कार्यालय पर आंदोलन करने को मजबूर होगी।
हमारे यहाँ पर बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है आरोग्यम, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर एक अवैध निर्माण चल रहा है और जो उनका बोलना है हॉस्पिटल वालों का कि ये HRDA द्वारा कराया जा रहा है। अगर वो वहाँ पे नहीं रोका गया तो हम यहाँ पे HRDA में और एक वहाँ पे हॉस्पिटल में एक विशाल धरना देंगे, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं है। आप अभी देखेंगे दिल्ली में कितना बड़ा मामला हुआ। अभी एक्सपर्ट बता रहे हैं कि यहाँ पर एक भूकंप भी आने की संभावना है और नदी में अगर निर्माण चल रहा है तो आने वाले में समय में उसका फलस्वरूप क्या रहेगा ये आप लोग भली बात जानते हैं। HRDA को ज्ञापन दिया, ये में आरोग्यम हॉस्पिटल में अवैध निर्माण हो रहा, उसके विरुद्ध ज्ञापन दिया। 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई डिसीजन नहीं होता तो हम फिर यहाँ धरना प्रदर्शन करें। ये क्या आरोप है आप लोगों का? नदी में बढ़ा रही जी, बिल्कुल नदी के बीचों बीच बिल्डिंग बढ़ा रहे, यही आरोप है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग में कब्रिस्तान को बाजार से अलग जगह शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दरअसल हिंदू संगठन के लोगों का कहना है कि मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए जितनी भूमि स्वीकृत है उससे कई गुना ज्यादा भूमि पर इस समुदाय विशेष के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, लिहाजा ये भूमि भी कब्जा मुक्त की जानी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद पिछले 3 सालों से इस लड़ाई को लड़ रहा है। केवल 5.5 नाली भूमि कब्रिस्तान के लिए स्वीकृत है, लेकिन आज की डेट में कम से कम 20 नाली भूमि पर उन लोगों ने अवैध कब्जा किया। इस अवैध कब्जे को हटा के ये भूमि जनहित में उपयोग में लाई जाए, इसके निमित्त हम लोग आज धरने पर बैठे। कब तक धरना चलता है? अनिश्चितकालीन धरना, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, ये भूमि अवैध कब्जे से मुक्त नहीं होती, जनहित में इसका उपयोग नहीं होता, तब तक हम बैठे। हमारा ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है कर्णप्रयाग नगर पालिका में कब्रिस्तान ने कब्जा करके अवैध भूमि पर कब्जा किया हुआ है, जिसके विरोध में हम सब यहाँ पे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दुर्गा वाहिनी द्वारा ये संयोजित किया गया है। ये ज़मीन जो है इसमें सिर्फ 5.5 नाले शमशान भूमि के लिए है और बाकी जो बची हुई भूमि है जो तकरीबन 20 नाली के आसपास है उस पर कब्जा है कब्रिस्तान के नाम से। हम चाहते हैं, हम सब पूरा क्षेत्र ये चाहता है कि ये भूमि हमें वापस मिले। लोहाघाट ब्लॉक के सीमावर्ती डुंगरा बोरा क्षेत्र के 2 युवा पहले नवरात्र पर बाबा केदारनाथ की कठिन पैदल यात्रा पर निकले, जिनका लोहाघाट पहुंचने पर स्वागत किया गया। युवा दीपक सिंह और ध्रुव बोहरा ने बताया कि यात्रा को उन्होंने आज सुबह क्षेत्र के प्रसिद्ध गढ़ मुक्तेश्वर धाम से शुरू किया। युवाओं ने बताया कि वो भोलेनाथ के भक्त हैं और उन्हीं की प्रेरणा से इस कठिन यात्रा को कर रहे हैं। टाइम हो गया, मतलब मैं शिव जी का पहले से भक्त रहता था और काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसी हुई मेरी लाइफ में जिनमें कि किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक ऐसी कोई ऊर्जा है जो मुझे सपोर्ट करती है। तो इसी वजह से मेरा ड्रीम था कि मैं जाऊं केदारनाथ, तो जब भी जाऊं पैदल जाऊं। सो मेरी ये फर्स्ट ट्रिप है जो मैं पैदल ही करना चाहता हूं यहाँ से केदारनाथ तक। भटक रहा हूँ तो अभी तो हमारे अंदाज से जो हमने अपने हिसाब से मैनेजमेंट करके बनाया तो 4 से 5 दिन हमें यहाँ से लगेंगे केदारनाथ जाने के लिए। ये बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण यात्रा है और मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है इन दोनों युवाओं को देखकर। आज के युवाओं में ऐसी सोच, ऐसी समझ होना भी बहुत बड़ी बात है। हम तो पूरे क्षेत्र की तरफ से हम लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं और इनका उत्साहवर्धन करते हैं कि इन्होंने इतनी कठिन यात्रा को चलने पे कोशिश की है। और मैं चाहता हूं कि पूरे लोहाघाट की तरफ से हम लोग इनका स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं कि इन्होंने हम लोगों को इस अपनी यात्रा के लिए भागीदारी बनाया। और जब ये आएंगे, जैसा कि ताऊ जी ने बता दिया है, जब ये आएंगे और हम इनका बहुत ही ज़ोरदार वेलकम करेंगे और एक प्रेरणा स्रोत भी युवाओं के लिए है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर।
जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय में अब शिक्षक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। शिक्षा महानिदेशक की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षा निदेशालय में धरना देने पर पूर्ण तरीके से पाबंदी करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन शिक्षक इस आदेश के खिलाफ मुखर होने की बात कह रहे हैं। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। जिला प्रशासन ने धरना स्थल बना रखा है, वहां जाकर हर कोई धरना दे सकता है, लेकिन किसी भी कार्यालय के मुख्यालय पर धरना देना उचित नहीं है। सभी शिक्षक नेताओं से एक ही आग्रह किया है कि जहां भी धरना प्रदर्शन का स्थल है जो कि जिला प्रशासन ने तय कर रखा है, वहीं उनको धरना देना चाहिए ताकि शिक्षण कार्य बाधित न हो। उत्तराखंड में इस समय पूरे देश की निगाहें जियोथर्मल एनर्जी को लेकर टिकी हुई हैं। भूवैज्ञानिकों की माने तो पूरे देश में जियोथर्मल एनर्जी का 1.3 भाग अकेले उत्तराखंड राज्य में है। इसलिए राज्य सरकार का भी जियोथर्मल एनर्जी के इस्तेमाल को लेकर खास फोकस है। सचिव ऊर्जा डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये कहा है कि जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जा सकता है, इसलिए सरकार इसके लिए अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और जल्द ही इस दिशा में सरकार आगे बढ़ने का काम करेगी। ये पोटेंशियल कैलकुलेशन वाडिया इंस्टीट्यूट ने किया है और वाडिया इंस्टीट्यूट ने भारत सरकार को शेयर किया है। एमएनआरई के पास भी ये डेटा है कि पूरे कंट्री का जो टोटल आइडेंटिफाइड पोटेंशियल है उसकी 1/3 जो है अकेले उत्तराखंड में है। उसकी 1/3 अकेले उत्तराखंड में है, इसलिए उत्तराखंड को मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टेट माना जाता है जियोथर्मल एनर्जी के लिए। और बाकी तो हम लोग एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग करेंगे, तब मालूम पड़ेगा कि किस डेप्थ में हमें कितना टेम्परेचर मिलता है। वो अलग अलग साइट में अलग अलग पोजीशन होगा, तो कौन सा साइट हमारे मोस्ट प्रॉमिसिंग है वो एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग के बाद मालूम पड़ेगा। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड भी अब परिवार रजिस्टर योजना प्रदेश में लागू करने जा रहा है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का डेटा तैयार किया जाएगा। जो परिवार अभी तक सरकारी योजनाओं से दूर हैं, उनको योजनाओं का लाभ मिले, ऐसी भी कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। साथ ही सही से परिवारों को सरकार से मिलने वाली योजनाओं की जानकारी मिले, सरकार की ये भी कोशिश है। लेकिन यदि कोई परिवार जो योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहा है, उसकी जानकारी भी परिवार रजिस्टर के जरिए पता लगाई जा सकती है। परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। उत्तराखंड में ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर शिक्षक सही समय पर पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचते। खासतौर पर अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो स्कूल हैं, उन स्कूलों में अक्सर शिकायतें आती हैं कि शिक्षक सही समय पर स्कूलों में नहीं पहुंचते। इसके साथ ही कई शिक्षक तो एब्सेंट भी रहते हैं। वहीं ऐसे शिक्षकों को लेकर अब शिक्षा विभाग गंभीर नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली और ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने की बात कही। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कई शिक्षक ऐसे हैं जो स्कूलों में एब्सेंट रहते हैं तो कई लेट पहुंचते हैं। तो जवाब आया, इसी को देखते हैं, अब हम स्कूलों में बायोमेट्रिक लगाने जा रहे हैं। देखिए, हमारे शिक्षक उत्तराखंड के बहुत पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे भी हैं। कतिपय स्कूलों में शिकायतें हैं, सब जगह नहीं। हमारे यहाँ 99% शिक्षक बहुत अच्छा काम करते हैं। एक आध जगह की शिकायतें आई थी, तो अब हमने बायोमेट्रिक हाजिरी वहाँ पे कर दी है और वहाँ की आख्या भी मांगी है कि अगर कहीं टीचर नहीं गया है या वो छुट्टी पे गया है तो जरूर जो है उसका संज्ञान लेना चाहिए। और मैं कह सकता हूँ, मैं सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि हमारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड में शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। लोगों ने घरों में पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश की स्थापना की। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की गई। जगत जननी त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मां भगवती दुर्गा का उपासना पर्व है। हमारी सनातन पद्धति में शारदीय नवरात्रा
समस्त पर्यावरण के साथ साथ हिमालय क्षेत्र में एक अलौकिक आवांछित अनुभव को कराती है। और सनातन धर्म की उपासना पर्व में प्रत्येक गृहस्थ को, सनातन धर्मावलंबियों को ये एक ऊर्जा का पर्व रहता है, जो माँ जगत जननी का शास्त्रोक्त विधि से, हमारी सनातन पर्व की जो परंपरा की विधि से जो पूजा अर्चना करता है, माला जप अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, वह बहुत ही पुण्यदायी और परिवार में सुख समृद्धि के लिए होती है। प्रथम नवरात्र पर आज सुबह से ही लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र के मां पूर्णागिरी मंदिर, शीला देवी मंदिर, मां बाराही मंदिर, भगवती मंदिर, हिंगला देवी मंदिर, कढ़ाई देवी मंदिर आदि में भक्तों ने पूजा अर्चना की। इसके अलावा लोहाघाट क्षेत्र के ऋषिवेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता मंदिर, रामेश्वर महादेव, पंचेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं देव डांगरों ने लोहाघाट की लोहावती, रामेश्वर में सरयू रामगंगा नदी के संगम और पंचेश्वर में महाकाली और सरयू नदी के संगम में पवित्र स्नान किया और अवतरित होकर भक्तों का आशीर्वाद लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऋषिवेश्वर महादेव में राजराजेश्वरी माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जा रहा है। आज प्रथम नवरात्र है। माँ जगत जननी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। लोग 6 महीने अपने शक्ति अर्जित करने के लिए 9 दिन का पूजन शक्ति उपासना करते हैं, जिससे हर महिला पुरुष की मनोकामना पूर्ण होती है। ये जो 9 दिन के व्रत होते हैं, इन 9 दिनों में आदमी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो शक्ति अर्जन करती है। ये जो हमारी शक्ति पूजा है, बिना शक्ति के ही कोई भी व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। इसीलिए चाहे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए, यश कीर्ति मान सम्मान आरोग्यता, किसी भी चीज़ की प्राप्ति के लिए राजराजेश्वरी माँ भगवती शक्ति की उपासना की जाती है। बिना शक्ति के शक्तिहीन व्यक्ति की कहीं पूजा नहीं होता है। जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है उसी की सभी जगह पूजा होती है। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय ज्ञान कुंभ समागम का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल गुरमीत सिंह, प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या, अतुल भाई कोठारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल ने कहा कि ज्ञान कुंभ में उभरे विचारों को पुरस्कार दें, जिसमें आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित हों और भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार हो। और अब चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा चुनाव में सीएम धामी ने किया रोड शो, बोले डबल इंजन की सरकार से होगा हरियाणा का विकास, कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार का जनक। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी, मीटर को रिचार्ज करवा कर जितना चाहे इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले फेज में 15,87,000 उपभोक्ताओं के लगेंगे मीटर। उन्नीस सौ 1968 के विमान हादसे में शहीद सैन्यकर्मी का शव लाया गया चमोली। नारायण सिंह की पार्थिव देह पहुंचाई गई पैतृक गांव। भारतीय सेना को 56 साल बाद मिले 4 जवानों के अवशेष। घट स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू, मंदिरों में दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना का विधान। और उत्तराखंड से हुई मानसून की विदाई, पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा बरसे मेघा। सबसे ज्यादा बागेश्वर जिले में दर्ज की गई बारिश। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।